नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आपका चौथा क्लास है और आज हम अरबों के आक्रमण का क्लास करेंगे। तो हमने इससे पहले 3 क्लासेस की हैं जो मध्यकालीन भारत के स्रोतों पे वीडियो बना है और बेसिकली वो दिल्ली सल्तनत तक ही कवर है, जिसके अंतर्गत साहित्य, स्थापत्य और सिक्कों का उल्लेख किया गया है जो हमारे स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। और इसी क्रम में हम अगले क्रम में मुग़ल काल का जिक्र करेंगे, यानी कि हम मध्यकालीन भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन कर रहे हैं। पहले पार्ट के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत और दूसरे पार्ट के अंतर्गत मुग़ल काल। तो सारी क्रम में जिस क्रम में दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे उसी क्रम में हम मुग़ल काल का भी अध्ययन करेंगे। तो आज ये चौथा वीडियो है और चौथा वीडियो के अंतर्गत हम अरबों के आक्रमण की आज क्लास लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अरबों के आक्रमण के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं आरंभिक मध्यकालीन भारत के राज्य हैं जो 750 से 1200 ईस्वी के मध्य में हैं। आप ये देख सकते हैं। हाँ, इस्लाम के अगर उदय की हम बात करें तो इस्लाम का उदय मोहम्मद साहब से माना जाता है। तो उनके बारे में एक हम आपको छोटा सा ब्रीफ में जानकारी दे देते हैं ताकि आप उससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उससे कवर कर ले जाएंगे। हालांकि कोई क्वेश्चन विशेष रूप से नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप जानकारी रखेंगे तो अच्छा जानकारी के लिए आपको अच्छा ही रहेगा, एक अच्छी समझ बनाएगा मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और वो कुरैश जनजाति के थे। और साथ ही अगर उनके वंश की बात करें तो उनका वंश हाशमी वंश था। 40 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको नबूवत कहा जाता है। नबूवत मतलब बेसिकली ये अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। और ये जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गारे हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ था। गुफा का क्या नाम था? गारे हीरा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप या तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से हमारे ले सकते हैं या आप चाहें तो खुद अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। तो इस्लाम बेसिकली जो था वो एकेश्वरवाद पे विश्वास था और मूर्ति पूजा का विरोध करता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा की प्रचलन बढ़ गई थी समाज में। तो उसको विरोध में और ये उपजा और ये जो है वो एकेश्वरवाद पे जन्म लिया है। और 622 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए और इसी घटना को हिजरत कहा जाता है। हिजरत जो हुआ यानी 622 एडी में, इसी को यहीं से हिजरत संवत यानी कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ और इसी दिन ही मक्का से मदीना गए थे मोहम्मद साहब। अगर इस्लामिक पिलर्स की बात करें कि इस्लाम के मुख्य पिलर क्या क्या हैं, तो इसके बेसिकली 5 पिलर्स हैं, जिसमें कलमा है। कलमा को बेसिकली आप ईमान कह सकते हैं। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। यही बेसिकली इस्लाम के 5 पिलर्स माने जाते हैं जिस पे इस्लाम आधारित है। तो एक बार अगर फिर से आप नोट करना चाहें तो कलमा है, नमाज है, रोज़ा, ज़कात और हज, ये इम्पोर्टेंट पिलर हैं। और साथ ही अगर बात करें इस्लाम के संदर्भ में टैक्सेशन की, तो 3 प्रकार के टैक्सेशन की बात की गई है: सदका, ज़कात और उस्र। जो सदका था वो इस्लाम में मर्जी से अपने देने की बात कही गई थी, और जो ज़कात था 1/40 अपने प्रॉपर्टी पर आप को देना था। और साथ ही जो उस्र था वो एग्रीकल्चर टैक्स था। तो इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और बेसिकली जो कुरान के नियम कानून थे उसको जवाबित के नाम से जानते हैं। तो एक ये होलिस्टिक आप थोड़ा बहुत नॉलेज आप इस्लाम के संबंध में ले लिए, और आगे जब इसका पूर्ण डिटेल आप होलिस्टिक अध्ययन करेंगे तो बीच बीच में ये सब टैक्सेशन और सब की चर्चा डिटेल से की जाएगी।
तो आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये अभी-अभी हम लोग देख रहे थे आरंभिक मध्यकालीन भारत के राज्यों के संदर्भ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गजनी का वंश यहाँ आपको दिख रहा होगा, पेशावर है और ऊपर कश्मीर है और नीचे आपको वहाँ दिल्ली दिख रहा है। इधर जस्ट दिल्ली के नीचे मथुरा है, उसके बाद कछवाहा है, परमार है। इधर आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर का भी हम आपको ज़िक्र करेंगे, महमूद गजनवी का, तो वहाँ पे आपको ये सोमनाथ मंदिर का भी आएगा इसी प्रकार से। तो आप यहाँ देखिए कि इधर प्रतिहार है, चंदेल हैं, कलचुरी हैं, परमार हैं, नीचे राष्ट्रकूट और चालुक्य हैं इसी क्रम में। तो ये एक होलिस्टिक मैप है। अभी आपको जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैप से आपको समझने में कि ये वंश यहाँ पे स्थापित था और इधर से जब युद्ध होता था तो किन दो वंश के बीच में होता था, तो इसकी आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम भारत में अरबों के आक्रमण से शुरुआत करते हैं। तो अगर भारत पे आक्रमण की बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं था कि अरबों द्वारा ही भारत पे आक्रमण किया गया। इसके पहले भारत में बहुत सारे आक्रमण होते रहे हैं। आप मौर्य काल के पूर्व में देख सकते हैं, मौर्योत्तर काल में देख सकते हैं, उसके बाद अरब आए, फिर तुर्क आए और उसके बाद से मुग़ल आए। तो अब हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे। जैसे अरबों का अगर आक्रमण हम अध्ययन कर रहे हैं, फिर तुर्कों का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का जिक्र करेंगे। फिर मुग़ल काल के बाद यूरोपीय कंपनियां आई, तो इनका एक हम क्रम में इनका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम अरबों के आक्रमण की बात कर लेते हैं। पहले भारत का व्यापार जो है यहाँ से होता था, इराक ईरान के साइड से फारस की खाड़ी से होते हुए मालाबार तट पे आते थे अरब व्यवसायी और अपना व्यापार करते थे। तो उस समय क्या होता था कि रास्ते में उनके सामान को लुटेरे नुकसान पहुंचाते थे। तो सिंधु के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आक्रमण करने का उनका बेसिकली क्या उद्देश्य था, क्यों उन्होंने आक्रमण किया। तो वहाँ पे जो सिंधु के आसपास लुटेरों ने इराक के हज्जाज के जो जहाज़ थे लूट लेते थे। तो हज्जाज ने दाहिर को उन्हें रोकने के लिए कहा। चूँकि दाहिर जो था वहाँ सिंध है, सिंध आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंध का ब्राह्मण वंश का वहाँ का शासक दाहिर था और ये रास्ते में पड़ता था। तो यहीं के आसपास में अरब सागर में उनकी जहाज़ों को अरबी जहाज़ों को लूट लेते थे समुद्री लुटेरे। तो उनको रोकने को मना करने के लिए दाहिर को कहा, तो दाहिर ने उसने मना कर दिया। तो जिसके बाद से हमें दाहिर पर 3 बार आक्रमण देखने को मिलता है। 2 बार आक्रमण हुआ था तो दोनों बार दाहिर ने पराजित करके भेज दिया। पहला आक्रमण देखने को मिलता है 711 में उबैदुल्ला ने किया था और दूसरा किया था बुदैल। ये नोट कर सकते हैं आप, 711 में ही दोनों आक्रमण हुए थे। पहला उबैदुल्ला ने किया था, दूसरा बुदैल ने किया था। जिसको दाहिर ने सफलतापूर्वक पराजित कर दिया था। और तीसरी बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को, जो 17 वर्ष का था, उसने आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध के जाट थे, मेड थे, बौद्ध थे, वो मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिए क्योंकि वो दाहिर को पसंद नहीं करते थे। और इसी का ये परिणाम हुआ कि दाहिर को बुरी तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया। और जब हरा दिया तो वहाँ पे वहाँ का एरिया अब उसके क्षेत्र में आ गया मोहम्मद बिन कासिम के। हालांकि जो मोहम्मद बिन कासिम का अभियान है भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उसने भारत पे कई बार आक्रमण किया। तो उसने देवल पे, नीरू पे, सहवान, रावर, ब्राह्मणवाद, हरोर और मुल्तान उसने इन क्षेत्रों पे रुक रुक के अटैक किया। वहाँ से बहुत सारे लूट मचाई और चीज़ों को लूट करके अरब लेके जाता था और वहाँ किसी और की नियुक्ति कर करके अपना
अपने प्रतिनिधित्व अपने खिलाफत के अंतर्गत उनको रखता था। तो यह देख सकते हैं कि पहला आक्रमण 712 में देवल पर किया उसने। तो हम देवल पे देखते हैं कि जो सिंध का बंदरगाह था देवल, और ये तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि एक मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को क्रम से सजाने के लिए दे सकता है कि उसके विजय के भारत के सिंध आक्रमण के बाद से विजित क्षेत्रों का क्रम उसका बताएं। तो उस ये क्रम दे सकता है जिसमें कि सबसे पहले देवल था, फिर नीरू था, सहवान था, रावर था, ब्राह्मणवाद था, अरोर था और मुल्तान था। ब्राह्मणवाद चूँकि सिंध की राजधानी में बनी हुई थी, तो ये एक क्रम से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, दे नीरू अपना सेहरा रावर में ब्राह्मण अरोर सुल्तान बनेगा। अब आप अपने अनुसार से कोई ट्रिक बना सकते हैं, ये हमने अपने अनुसार ट्रिक बनाई है। तो दे से देवल हो गया है, नीरू से नीरू है, और सेहरा से सहवान है, रावर से रावर है, ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद है, और अरोर से अरोर है, सुल्तान से मुल्तान है। यानी कि प्रथम देवल था, सिंध का क्षेत्र जो देवल था वो था, और आखिरी जो मुल्तान था। यानी मोहम्मद बिन कासिम का पहला जो विजित क्षेत्र था वो देवल था, और आखिरी मुल्तान था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो देवल था उसके संबंध में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि 712 में वहाँ पे अटैक किया था, और वहाँ पे सिंध का जो बंदरगाह था, ये सिंध का बंदरगाह था, और ये तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और दूसरा क्षेत्र जो था वो नीरू था, जिस पे उसने आक्रमण करके वहाँ जीता था। तो वहाँ नीरू था जहाँ बौद्ध जाट में थे, ये लोग दाहिर से नाराज़ थे, और ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ आ गए, और जिससे उसको जीतने में आसानी मिली। इनके विजित तिथि का इम्पोर्टेंस नहीं है, बस एक क्रम लगाने के लिए दे सकता है, और ये पहला और आखिरी पूछ सकता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है सहवान। यहाँ पर दाहिर का भाई जो था, जो चचेरा भाई था बजहरा, वो शासनरत था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने परास्त किया। अगला उसने रावर का क्षेत्र था, यहीं पर दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। यानी कि रावर के युद्ध में दाहिर मारा गया, और उसकी जो पत्नी थी रानी बाई, उसने मोर्चा संभाला, लेकिन वो भी परास्त हो गई और जौहर व्रत कर ली, यानी कि सामूहिक आत्मदाह कर लिया था। इसी क्रम में अगला था ब्राह्मणवाद। ये दाहिर की राजधानी थी, और यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह शासनरत था। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको भी परास्त कर दिया, और जय सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। यानी कि जो उसका दाहिर का लड़का जय सिंह था, उसने इस्लाम धर्म जब स्वीकार कर लिया तो वो उसको क्षेत्र दे दिया, वापस कर दिया। फिर अरोर था, अरोर भी दाहिर की राजधानी थी, इस पर भी मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया था। अगला जो है मुल्तान था, इसको 713 ईस्वी में जीता था, और ये इसकी आखिरी विजय कही जाती है। मुल्तान में स्वर्ण ज़्यादा था, और इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, और आप इनका क्रम एक बार फिर से देख सकते हैं। देवल, नीरू, सहवान, रावर, ब्राह्मणवाद, अरोर और मुल्तान। पहली विजय देवल थी, आखिरी विजय मुल्तान थी, और रावर में दाहिर मारा गया। साथ ही अगर आपसे पूछ ले कि जौहर प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है, तो इसी में रावर के ही युद्ध में जौहर व्रत आपको देखने को मिलता है। तो ये क्रम मिल जाएगा। और मोहम्मद बिन कासिम के संबंध में अगर हम बात करें, तो मृत्यु के संबंध में, हालांकि आपको अरबों द्वारा सिंध के आक्रमण का उल्लेख जो मिलता है चचनामा में मिलता है। इसके जो ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, और इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, यानी कि इनके बारे में नहीं जानकारी मिलती है। लेकिन इनका जब फारसी में अनुवाद किया गया अबू बकर कूफ़ी के द्वारा, तो उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि अरबों का सिंध पर आक्रमण का उल्लेख जो है हमें चचनामा से देखने को मिलता है। और ये आगे हम बढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के संबंध में। तो यहाँ दो मत प्रचलित हैं, यानी कि दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी रानी लाडी, उसकी दो पुत्रियाँ सूर्य देवी और परमल देवी को गिरफ्तार कर खलीफा के पास भेज दिया था,
तथा दोनों पुत्रियों ने खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ व्यभिचार किया है। तब खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। एक तो ये मत प्रचलित है, और दूसरा मत ये है कि खलीफा का जो भाई हज्जाज था वो हज्जाज से नाराज़ था। खलीफा का भाई हज्जाज से नाराज़ था, और मोहम्मद बिन कासिम जो था हज्जाज का भतीजा और साथ में दामाद दोनों था। इस कारण से उसने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा दी। तो इस संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं, तो आप ये इम्पोर्टेंट है, बस ये उनकी दो पुत्रियों का नाम इम्पोर्टेंट है, सूर्य देवी और परमल देवी, और इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे चलते हैं। मुल्तान के बाद अब अरब आक्रमणकारी जो है आगे नहीं बढ़ पाए। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद कई गवर्नरों ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिंदू शासक जिन्होंने अरबों का विरोध किया था, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो ये हमने ट्रिक बनाई है SMNP, यानी कि यस से यशोवर्मन, और M से ललितादित्य मुक्तापिंड, और साथ में है N से नागभट्ट प्रथम, और P से पुलकेशिन। यानी कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यशोवर्मन और ललितादित्य मुक्तापिंड जो थे वो कश्मीर के थे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का था, और मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इसे मलेच्छकों का नाशक कहा गया है। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन नागभट्ट ने अरबों के विरोध का प्रतिरोध किया था। और साथ ही पुलकेशिन जो था चालुक्य वंश का जो शासक था उसने प्रतिरोध किया था। यानी कि कुल मिला के 4 शासकों ने अरबों का विरोध किया था, जिसमें अशोक वर्मन, ललितादित्य मुक्तापिंड, नागभट्ट प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, माफ़ करिएगा पुलकेशिन। और इनका आपने देखा चालुक्य वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कश्मीर वंश। आपको हम शुरू में ही मैप जो दिखाए थे उसमें आप देख सकते हैं कि किन्होंने किया। ये आप देख सकते हैं प्रतिहार वंश दिख रहा है आपको, इधर चंदेल दिख रहा है, और चालुक्य दिख रहा है। इन्होंने अरबों का ऊपर कश्मीर ही है। तो ये आप देख सकते हैं, मैप से देखने के बाद से एक बार आपको आइडिया चल जाएगा कि कौन से वंश ने इनका प्रतिरोध किया था। जिनमें आपने देखा कि यशोवर्मन और ललितादित्य मुक्तापिंड जो है कश्मीर के थे, और नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, पुलकेशिन चालुक्य शासक थे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आपको ये आगे हम सोर्सेस में जिक्र कर चुके हैं कि 9वीं 10वीं और 11वीं सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस हैं उनको जिनमें 9th सेंचुरी में सुलेमान है, 10th सेंचुरी में अल मसूदी हैं, और 11th सेंचुरी में अल बरूनी हैं। तो इनकी बुक का भी उल्लेख किया गया है। बुक का आपसे क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट में, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिलसिला उत-तवारीख जो है सुलेमान का है, मुर्जुज़ ज़हब जो है अल मसूदी का है, और किताब उल हिंद जो है अल बरूनी का है। आगे देखिए, सुलेमान कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जो मिहिर भोज है अरबों का सबसे बड़ा शत्रु था। ये इम्पोर्टेंट है 9th सेंचुरी में। तो आप इस पुस्तक से भी देखते हैं कि उसका जिक्र मिलता है। अल मसूदी जिसकी पुस्तक मुर्जुज़ ज़हब है, मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। जब अरबों पर गुर्जर प्रतिहार शासक आक्रमण करते थे, तब अरब के लोग उसी सूर्य मंदिर में छिपा लेते थे। आगे बढ़ते हैं। अरबों के आक्रमण का अगर हम प्रभाव की बात करें तो इस पे बहुत सारे हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से दो इनको टाड जो कर्नल टाड थे और लेनफुल थे, इन दोनों विचारों की बात करें तो टाड कहते हैं कि अरबों के आक्रमण से भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, और जबकि लेनफुल कहते हैं कि अरबों के आक्रमण से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहा है। यानी कि अरबों के बाद जो दूसरा आक्रमण हुआ जब तुर्क किए, जिसमें महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी आता है, फिर
उसके बाद से दिल्ली सल्तनत की स्थापना का क्रम शुरू होता है। तो इन्होंने अरबों के आक्रमण पर तो ये बताते हैं लेनपुन कि भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन तुर्कों के प्रसार को इन्होंने अद्वितीय आंदोलन कहा है। और ये जो कर्नल टाड थे जिन्होंने कहा है कि इस पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा भारत पे, तो वो बताते हैं कि अरबों के माध्यम से भारतीय ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। वो बताते हैं कैसे कि विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र था, अरबों ने उसे अरबी में अनुवाद कराया कलीला दिमना के नाम से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं आप। अरबों ने ब्रह्मगुप्त यानी गुप्तकालीन जो विद्वान थे की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत और खांडक का अरबी में अनुवाद किया था। अगला पॉइंट है, अरबों का जो मालाबार क्षेत्र था जहाँ से व्यापार होता था, इस तरह भारत का व्यापार यूरोप और अफ्रीका तक पहुँच गया था। अरबों ने सिंध में मंसूरा नामक नगर बसाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अरबों ने सिंध में मंसूरा नामक नगर बसाया था तथा खजूर की खेती और ऊँट पालन सिंध के क्षेत्र में शुरू किया था। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अरबों का भारत पे प्रभाव के संबंध में जिक्र किया जाता है कि ये प्रभाव पड़ा। और आप इनमें से जैसे पंचतंत्र की अरबी में रचना कलीला दिमना के नाम से हुई, और ब्रह्मगुप्त जिनकी पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत थी, और खांडक का जो था अरबी में अनुवाद किया गया, सिंध में मंसूरा नगर बसाया गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। राइटर्स का आपको ट्रिक बता ही दिया गया है, मान जाओ अल बरूनी संस्कृत पढ़ लो। बरूनी से अल बरूनी है, अल से अल मसूदी है, और सुलेमान से मान से सुलेमान है। ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही हिंदू शासक जिन्होंने अरबों का विरोध किया उसमें से यशोवर्मन, ललितादित्य मुक्तापिंड ये कश्मीर के शासक थे। उसके बाद से नागभट्ट प्रथम जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था, और पुलकेशिन जो था चालुक्य शासक था। तो इस प्रकार से अरबों के आक्रमण का उल्लेख यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद से महमूद गजनवी यानी कि तुर्कों के आक्रमण की बात करेंगे, तो उसका हम अगले वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो हमारा दूसरा वीडियो रहेगा उसमें महमूद गजनवी का और मोहम्मद गोरी दोनों को डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैप आप एक बार फिर देखने का प्रयास करिएगा, इससे आपको समझ बनेगी। और ये ऊपर का क्षेत्र देख सकते हैं, कश्मीर है, कांगड़ा है, लाहौर है। आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको देखिए तोमर, दिल्ली के पास तोमर वंश है, चौहान वंश है। जब महमूद गोरी को पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि चौहान वंश का, दिल्ली का, तोमर का, कछवाहा शासक, परमार शासक, ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से मैप से अच्छी समझ एक बनेगी। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास है यहीं समाप्त होती है। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको अगर ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको यूजीसी नेट से संबंधित डिटेल में अध्ययन कराया जाएगा, और साथ ही हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर या आप पीजीटी की बात करें, तो एक विस्तृत अप्रोच पे इस चैनल पे आपको तैयारी कराने के लिए मिल जाएगी। ये बेसिकली हायर एजुकेशन से संबंधित है। पीजीटी का तो ठीक है, कह सकते हैं एक समझ बन जाएगा, लेकिन आप होलिस्टिक अप्रोच में अगर बात करें तो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको ये बहुत ही लाभप्रद वीडियो होगी, और बहुत डिटेल से आपको समझाया जाएगा। अभी शुरुआत हो रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। और साथ ही यूजीसी नेट के जो फर्स्ट पेपर है उसका कुछ कुछ वीडियो डालेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं थ्योरेटिकल टाइप के, उसके वीडियो भी हम आपको डाल देंगे जो आपको सहायता करेगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई भी राय हो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, अगली वीडियो में आपको उसका समाधान मिलेगा। तो निसंदेह वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।